हेलो दोस्तों, मैं आपका अपना प्रिय अरुण कुमार फिर से आ गया हूँ एक और नई कहानी लेकर, जो चाचा चौधरी और साबू से है। चाचा चौधरी और राका का भाग 2। भाग 1 आप पहले सुन चुके हैं, अब सुनते हैं चाचा चौधरी, साबू और राका का भाग 2। जब राका और पुलिस में आमने सामने की द्वंद्व, गोलियां चल रही थी, लड़ाई हो रही थी, तो राका का कुछ भी नहीं बदला, ना ही कुछ बिगड़ा। और उधर राका के हाथ में एक कुल्हाड़ी आई, जिससे वह आदमियों को, निर्दोषों को भी काटता चला गया। वह एक दरिंदा बन गया, एक महाविशाल काया वाला दैत्य। और अब आगे सुनते हैं। ओह, मेरे सारे साथी मारे गए, इंस्पेक्टर बोला। राका, अपने आप को मेरे हवाले कर दो, वरना तुम्हारा भी वही हाल होगा जो तुम्हारे साथियों का हुआ है। इधर इंस्पेक्टर, मैं तुम्हारा सिर लोकी की तरह काटने जा आ रहा हूँ। तभी इंस्पेक्टर ने राका पर मशीन गन से ताबड़तोड़ फायरिंग की। जिससे पहले कि राका कदम बढ़ाता, इंस्पेक्टर ने गोलियों की बौछार कर दी और राका का कुछ भी नहीं बिगड़ा। इंस्पेक्टर, तुम्हारे ये धरे राका का नाखून भी टेढ़ा कर सकते हैं। अब आखिरी समय राम का नाम लो और दुनिया से कूच करने के लिए तैयार हो जाओ। इधर राका ने इंस्पेक्टर पर कुल्हाड़ी से प्रहार किया और गाड़ियों को लात से ऐसे मारता गया जैसे कोई फुटबॉल खेल रहा हो। वह इतना विशाल काय बन गया और अब इस इंतकाम की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि राका दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी है। दुनिया में ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ जो राका का बाल विवाह कर सके। और राका उनकी बैंक के लूटे हुए पैसों को लेकर चलता बना। उधर मेरे किसी साथी के करहाने की आवाज आ रही है। शेरू, शेरू सरदार, हमने सारी उम्र वफादारी से तुम्हारा साथ दिया, क्या हमारा खून यूं ही बह जाने दोगे? इधर, नहीं, मैं तुम्हारा खून यूं नहीं जाने दूंगा। मैं तुम्हारे खून के एक एक कतरे के बदले में 10 आदमी को मारूंगा। काली माई की कसम, यह जब तक मैं हर देश के हजारों आदमियों को मौत के घाट ना उतार दूं, तुम्हारी मौत का बदला न ले लूं, चैन से नहीं बैठूंगा। ये राका अपने शेरू से वादा करता है और उन्हें छोड़कर और पैसे लेकर चला जाता है। दुनिया के देशों, होशियार, आ जाओ, राका आ रहा है। और राका अपने उबलते खून को ठंडा करने चल दिया। उधर जहाज में यह पायलट मेरे काम में मदद कर सकता है। राका सोचा, मुझे दुनिया भर के सारे देशों में जाना है। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे टैक्सी से दिल्ली घूमना हो। जाओ, अपना रास्ता नापो, कैप्टन बोला। तभी राका ने कैप्टन के आगे पैसों से भरी हुई गठड़ी डाल दी। अगर किसी और ने यह कहा होता तो मैं उसका सर कलम कर देता, मगर मुझे इस पायलट की जरूरत है। लो, यह नोटों की गठड़ी, अब बोलो। इतने सारे नोट देखकर, ओह, इतने नोट, क्या ये सब मेरे लिए है? लंबू, तुम आ सकते हो, लेकिन अपना सिर झुकाकर घुसना। वे जहाज में बैठ गए और जहाज ने उड़ान भरी और हवाई जहाज राका को लेकर खुले आकाश में उड़ने लगा। उधर, तुम इतने देशों में क्यों जाना चाहते हो? राका बोला, मैंने कसम खाई है, मुझे हर देश के कुछ 1000 आदमी मौत के घाट उतारने हैं। कहीं तुम डाकू राका तो नहीं? ठीक पहचाना पायलट, मैं लोगों को मारूंगा, तुम दौलत लूटना। इतना कहकर अलग अलग देशों में राका उतर गया। राका यह रहा न्यूयॉर्क, तुम यहीं ठहरो, मैं जरा शहर घूम कर आता हूँ। उधर एक बेवकूफ़ सड़क के बीचों बीच चलता है, गाड़ी लेकर। तुमने मुझे बेवकूफ़ कहा, अब इस गुस्ताखी की सजा भुगतो। ये पुलिस चिल्लाने लगा। कार में बैठा आदमी और राका ने उस कार को खिलौनों की तरह हाथ में उठाया
ओर फेंक दिया। राका ने कार को पूरे जोर से दे मारा और कार में आग लग गई। एक धमाका हुआ। उधर लोग उस हादसे को देखकर दंग रह गए। ओह, कार में आग लग गई है। अरे, उसका ड्राइवर भी जल गया। कार की आग से उस ऊंची इमारत में आग लग गई। उसमें हजारों लोग घिर गए हैं। फायर ब्रिगेडर को बुलाओ, बचाओ। ये सब जनता कह रही है। खटाक, ओह ओह। तभी राका आया और कुल्हाड़ियों से सब पर वार करने लगा। एक एक को मारने लगा। बच्चा, बूढ़ा, नौजवान सभी पर वार करने लगा। उधर न्यूयॉर्क पुलिस, यह बहुत जालिम आदमी है। इससे पहले कि है क्या जान माल का और नुकसान करे, इसे खत्म कर दो। पुलिस ने आदेश दिया और पुलिस ने उस पर गोलियां चलाई। गोलियां उस पर कोई असर नहीं कर रही है। यह अमेरिका के खिलाफ कोई रूसी षड्यंत्र है। टेक लाओ। तभी वहाँ की पुलिस ने टैंक को मंगाया। मूर्ख, तेरे पागलपन का अंत होने वाला है। अमेरिकी टैंक लड़ाई के मैदान में पूरी बटालियन खत्म कर चुके हैं। ओह, तभी टैंक से राका पर हमला किया। बम राका को मारा और राका का टैंक कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। असंभव, मेरे टैंक का गोला किसी को लगे और वह जिंदा रहे, यह आज तक नहीं हुआ। चूहे, अब मेरी बारी है। तभी राका ने टैंक पर अपनी कुल्हाड़ी से वार किया और टैंक के 2 टुकड़े कर दिए। राका, तुमने बहुत आदमियों को मार डाला। कैप्टन, अभी शुरुआत हुई है, चलो किसी दूसरे मुल्क में चलते हैं। वह जहाज पर बैठो, दूसरे मुल्क में चल दिया। कैप्टन, यह खूबसूरत शहर क्या है? राका, यह फ्रांस की राजधानी पेरिस है। कैप्टन, जहाज ही उतारो, मैं यहाँ की सुंदरता कुछ कम करना चाहता हूँ। और फिर पेरिस की सड़कों पर लाशों के ढेर लगा गए। बचाओ, भागो, बचाओ, भागो की आवाज। अब इस बड़े आदमी का अंत समझो। हमारे जेट रॉकेट बरसाने आ रहे हैं। और फिर बमों की वर्षा हुई। ऊपर से बम रॉकेट ने फेंके राका के ऊपर। हे भगवान। और फिर बम्बों की वर्षा हुई तो ताबड़तोड़ उस पर मिसाइलें बरसाई गई, लेकिन उसका कुछ नहीं बिगड़ा। हे भगवान, यह किस चीज का बना है? उसको तो खरोंच तक नहीं आई। सारे फ्रांस में खून बहा रहा। राका तो दूसरे देश को रवाना हो गया। और फिर उसने रूस की सड़कों पर लाशें बिछा दी। बड़ा आदमी आ रहा है, लोगों में भगदड़ है और वह जो भी उसके सामने आता उसको काटता, मारता, पीटता चला गया। वह सबको मार डालेगा। रूसी डिफेंस हेडक्वार्टर्स, एक बड़ा आदमी पता नहीं कहाँ से आया है। मैंने उसके बारे में अखबार में पढ़ा है। यह अमेरिका की हमारे खिलाफ चाल हो सकती है। रूस इस षड्यंत्र की विफल कर देगा। उस बड़े आदमी को किसी वीरान जगह पर ले जाओ और उसे मिसाइलों से उड़ा दो। इंस्पेक्टर ने ऐसा हुक्म दिया और उधर एक सिपाही एक ट्रक लेकर उसके सामने आकर खड़ा हो गया। राका बोला, तुमने मुझे देखकर ट्रक रोक क्यों लिया? क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? वह ड्राइवर बोला, मैं कामरेड जुखोव हूँ, तुम्हारा मित्र। मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें ऐसी जगह ले जाऊंगा जहाँ मारने के लिए तुम्हें बहुत आदमी मिलेंगे। कामरेड जुखाव, ट्रक और तेज चलाओ, मुझे ठंडी हवा में मजा आ रहा है। राका उसके ट्रक पर जा खड़ा हुआ और ठंडी ठंडी हवा खाने लगा। जुखोव, तुम मुझे किस वीरान जगह पर ले आए? यह साइबेरिया है। मुझे जैसे अधिकारियों ने हुक्म दिया मैंने वैसा ही किया है। राका बोला, धोखा, तुम्हें इसका फल भुगतना पड़ेगा। और उस पर कुल्हाड़ी से प्रहार करते हुए उसे मार डाला। साइबेरिया में रूसी मिसाइलें को फायर का आदेश दिया। एक साथ कई घातक मिसाइलें उस पर छोड़ी गई। सारे साइबेरिया में जैसे कई ज्वालामुखी एक साथ फट गई हो। रूसी डिफेंस हेडक्वार्टर्स, क्या असंभव! यह विश्व के देश राका के जुल्मों के आगे दम तोड़ने लगे। जो संयुक्त राष्ट्र संघ का आपातकालीन अधिवेशन बुलाया गया। दोस्तों, यह अधिवेशन किसी 2 देशों की जंग को रोकने के लिए नहीं, बल्कि पूरे मानव जाति को एक ऐसे खतरनाक दरिंदे से बचाने के लिए बुलाया गया है
जिसकी इतिहास में मिसाल नहीं। राका एक ऐसा कैंसर है जिसे हमने अभी ख़त्म नहीं किया तो वह सारी मानव जाति को ख़त्म कर देगा। मगर प्रश्न यह है कि उसे मारेगा कौन? हमारे सारे हथियार उसको मारने में नाकाम साबित हो चुके हैं। इस समस्या का सिर्फ एक ही आदमी हल कर सकता है, सांसद ने बोला, और वह है चाचा चौधरी, कंप्यूटर से भी तेज दिमाग वाला। तो सांसद में चाचा चौधरी के नारे लगने लगे। तब संयुक्त राष्ट्र संघ के सेक्रेटरी जनरल ने चाचा चौधरी से फ़ोन मिलाया और बातें की। चाचा जी, निर्दोष व्यक्तियों को राका के हाथों से मरने से अगर कोई बचा सकता है तो आप ही हो। सेक्रेटरी साहब, मैंने अखबारों में उसके अत्याचारों के बारे में पढ़ा है। राका कहाँ मिलेगा? साइबेरिया में। तो चाचा चौधरी और साबू जहाज पर साइबेरिया की तरफ चल दिए। साबू जहाज के ऊपर बैठ गया। साइबेरिया में पहुंचते ही साबू, यह ठंडा प्रदेश है, तुम्हें सर्दी तो नहीं लग रही है? नहीं, आपको पता है मैं जुपिटर का रहने वाला हूँ। चाचा बोले, जहाँ राका के बारे में पहली खबर अखबारों में छपी थी तभी मैं समझ गया था कि चक्रमाचार्य का अद्भुत अर्क उसके हाथ लग गया होगा। लेकिन एक ऐसे आदमी से लड़ने जाना जिसे हम मार ही नहीं सकते, मौत को दावत देना है। राका बोला, फिर भी चाचा जी, आपको कोई न कोई रास्ता तो निकालना ही है। क्या आप मेरी आंखें सही देख रही है? चाचा चौधरी और साबू, मुझसे गलती हो गई, इन्हें तो मुझे सबसे पहले ही मार देना चाहिए था, राका बोला। तो उधर राका और चाचा चौधरी साबू का आमना सामना हुआ। चौधरी साबू, जल्दी से तय कर लो, तुम दोनों में से पहले कौन मरेगा? राका बोला। चाचा चौधरी बोले, मूर्ख, तेरे पापों का घड़ा भर चुका है, तेरे आखिरी दिन आ गए हैं। गीदड़, क्या तू नहीं जानता कि मुझे कोई नहीं मार सकता? लो आई मेरी कुल्हाड़ी। वो चाचा चौधरी पर उसने कुल्हाड़ी से प्रहार किया। चाचा चौधरी उछल कर दूसरी ओर, पलक झपकते ही चाचा चौधरी दूर हट गया। फिर राका और साबू, वह फिर वार करने आ रहा है, मुझे उसे तुरंत रोकना चाहिए। और साबू आगे आकर, साबू ने बीच में आकर वह वार अपने हाथ पर लिया, खटाक, और कुल्हाड़ी, ओह मेरी कुल्हाड़ी। राका की कुल्हाड़ी के 2 टुकड़े हो गए। जब तक राका संभले, चाचा चौधरी ने अपनी जेब से लाल मिर्चों का एक पैकेट निकाल लिया। पंसारी ने बताया था कि ये बड़ी कड़वी है, भले ही मेरी कुल्हाड़ी टूट गई हो, मैं गर्दन मरोड़ कर भी तुमको मार सकता हूँ। जैसे ही राका चाचा चौधरी को गर्दन पकड़ने के लिए नीचे झुका तो चाचा चौधरी ने उसकी आंखों में लाल मिर्ची झोंक दी। और राका, मेरी आंखें, मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, रोता हुआ पानी की ओर भागा। राका परस बहुत पानी की तरफ भागा। हा, हमने राका को 50% तो बेकार कर दिया है। नहीं साबू, जब वह पानी से अपना मुंह धोएगा तो उसकी आंखों में ये मिर्ची निकल जाएगी, तब वह 2 गुने गुस्से से हमला करेगा। तो फिर चाचा जी, उसके पानी से निकल कर आने से पहले हमें क्या अगला कदम उठाना चाहिए? साबू, थोड़ा रुको, मुझे सोचने दो। वो चाचा चौधरी गंभीर विचारों में खो गए। चाचा चौधरी ने कहा, साबू, मैंने अपने सारे दांव पैंचों पर गौर किया है। इन हालात में मुझे फार्मूला नंबर 364 कुछ कारगर होता नजर आता है, परंतु तुम्हें जान जोखम में डालनी पड़ेगी। साबू बोला, मैं अपनी जान को बाजी लगाने को तैयार हूँ, मुझे भी इस फार्मूले में आशा की किरण दिखाई देती है। और वह उधर राका पानी में अपना मुंह धोने लगा। उधर पानी में राका ने अपनी आंखों में पड़ी मिर्ची साफ की। मुझसे यह चाल चली है इन्होंने, मैं दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। साबू, जल्दी। साबू और चाचा चौधरी दोनों भागे और राका उनके पीछे पीछे, कायरो भाग रहे हो, लेकिन कहाँ तक जाओगे? आखिरी मेरे हाथों मारे जाओगे। उधर रूस का अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र। साबू अंतरिक्ष यान की तरफ लपका और उस यान पर चढ़ने लगा।
तो माफ़ करना कामरेड, तुम्हारे सलाम का जवाब बाद में दूंगा, इस समय जल्दी में हूँ। सब अंतरिक्ष यान में छुपना बेकार है, नीचे आ जाओ, राका बोला। और राका भी उसके ऊपर चढ़ने लगा। गुस्से से भरा राका साबू के पीछे अंतरिक्ष यान पर चढ़ गया। उधर कंट्रोल रूम में यही मौका है। चाचा चौधरी रॉकेट को उड़ाने की तैयारी करने लगे और कंट्रोल रूम में बैठे चाचा चौधरी ने बटन दबा दिया। अंतरिक्ष यान छूट गया। और नहीं, राका उसके ऊपर ही रहेगा। यह सब उस चूहे चाचा चौधरी की चाल है। और फिर यान हजारों प्रकाश वर्ष दूर तक अंतरिक्ष को चीरता चला गया और राका उसी पर बैठा रहा। यान के अंदर बैठा साबू ने पृथ्वी पर बैठे चाचा चौधरी से संपर्क स्थापित किया। चाचा जी, मैं अंदर हूँ, राका बाहर, और हमारे चारों तरफ है अंतहीन अंतरिक्ष। अब हमारा अगला कदम क्या होगा? तभी चाचा ने कहा, पृथ्वी पर साबू, तुम अंतरिक्ष में बिना ऑक्सीजन के रह सकते हो। हमारा फार्मूला यह था, कामयाब हुआ। अब तुम बाहर जाओ और फार्मूले का आखिरी दाव मारो, क्योंकि साबू जुपिटर ग्रह का वासी है। साबू ने बाहर जाने के लिए अंतरिक्ष यान का दरवाजा थोड़ा सा खोला। ओह, मैं गिरते गिरते बचा। देखो, कुदरत ने हमारी लड़ाई के लिए कितना अजीबोगरीब अखाड़ा बनाया है। ये दोनों जहाज के ऊपर, मिसाइल के ऊपर आ गए। लो, मेरा सलाम कबूल करो। ओह, राका ने साबू को मारा और साबू की गर्दन पकड़ी। बेवकूफ, तुझे तो पता था कि मैं मर नहीं सकता, फिर तू अपनी जान गंवाने यहाँ क्यों आ गया? वो तभी साबू ने पलटवार किया। ओह, दोनों में द्वंद्व युद्ध हुआ। कभी साबू उसे पिछाड़ता, कभी राका उसे पिछाड़ता। तो राका रॉकेट पर लटक गया और अगर मेरे हाथ यान से छूट गए तो मैं इस अंतरिक्ष में हमेशा के लिए खो जाऊंगा। राका ने दम लगाया और फिर यान पर आ गया। उसकी आंखों से गुस्से की चिंगारियां निकल रही थी। लंबू, अभी तुमने राका का धोबी पिछाड़ नहीं देखा है। और राका को धोबी पिछाड़ देते हुए कभी राका साबू को धोबी पिछाड़ देते हुए गुस्से से पागल हो उठे दोनों, और पास के किसी ग्रह पर ज्वालामुखी फट पड़ा। फिर साबू ने अपनी पूरी ताकत को इकट्ठा किया और मुझे नीचे उतारो, राका को दोनों हाथों पर उठाकर दूर फेंक दिया। और साबू ने पूरे जोर से राका को गेंद की तरह अंतरिक्ष में फेंक दिया और कुछ ही क्षणों में राका अंतहीन अंतरिक्ष में विलीन हो गया। पृथ्वी पर कंट्रोल रूम में चाचा चौधरी परेशान बैठे हुए थे, पता नहीं नतीजा क्या होगा। तभी चाचा चौधरी फार्मूला 364 कामयाब हुआ। राका लाखों प्रकाश वर्ष दूर अंतरिक्ष में चला गया है। शाबाश साबू, अब तुम पृथ्वी पर वापस लौट आओ। साबू का यान पृथ्वी की ओर चल दिया और हिंद महासागर में गिराया गया, जहां उसे निकालने के लिए नेवी का इंतजाम था। पहले ही दिन प्रेस रिपोर्टरों ने चाचा चौधरी को घेर लिया। क्या दुनिया से राका का आतंक खत्म हो गया? क्या राका मर गया? राका कहाँ गया? अरे भाई, एक एक करके सवाल पूछो। क्या राका मर गया है? नहीं, क्योंकि उसने चक्रमाचार्य का अद्भुत अर्क पिया था, अतः उसे मारना संभव नहीं था। उसे लाखों प्रकाश वर्ष दूर अंतरिक्ष में फेंक दिया गया है। तब तो राका कभी भी पृथ्वी पर लौट कर आ सकता है। तब आपके अत्याचारों का सिलसिला फिर से शुरू हो जाएगा। नहीं, वह पृथ्वी पर कभी नहीं आएगा, क्योंकि वह एक उपग्रह बनकर अंतरिक्ष में हमेशा के लिए चक्कर लगाता रहेगा। उसके पास पृथ्वी पर आने के लिए कोई उपकरण भी नहीं होगा। क्या राका कभी अंतरिक्ष में ही मर नहीं सकता? हो सकता है कि सूर्य की तेज अल्ट्रावायलेट किरणों के प्रभाव से उसके खून में मिले अर्क का प्रभाव मिट जाए और राका दम तोड़ दे। अरे भाई कल्लू, तुम यहाँ कैसे? मैंने सुना आपके यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, सो मैं भी अपनी प्रेस
यहाँ ले आया और फिर जीवन पूर्वतः चलने लगा। ये थी दोस्तों चाचा चौधरी और राका के भाग 2। तो सुनते रहिए, आपके लिए लेकर आता रहूँगा ऐसे ही मज़ेदार, आपको गुदगुदाती हुई हंसी के साथ कहानियाँ। थैंक यू, धन्यवाद।